हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? मैं राजीव, आपका दोस्त मार्गदर्शक, स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल नॉवेल शिक्षा में। आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो में जो हमारा पहला सेशन था, जो प्यार प्रदर्शित किया, उसके लिए मेरा दिल से धन्यवाद। और आज का ये जो सेकंड सेशन है, जो फर्स्ट टॉपिक का ही अब दूसरा पार्ट है, और आज हम लोग देखने वाले हैं भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, और सबसे पहले भारत की जो अवस्थिति है पृथ्वी पर, वो कहाँ है, क्षेत्रफल और विस्तार, एक्सटेंट्स के बारे में हम लोग देखेंगे। ये 3 टॉपिक आज हमने कवर करना है। आप ध्यान से देखें, समझें। चलिए शुरू करते हैं। आज का ये जो पहला टॉपिक है, वो पहला है अवस्थिति। लोकेशन। भारत की अवस्थिति पृथ्वी पर कहाँ है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है। अब ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध, जरा सा ध्यान से देखिए। सपोज कीजिए ये पृथ्वी है, और पृथ्वी पर ये हमारी विषुवत रेखा इक्वेटर है। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है। ठीक है। भारत की जो अवस्थिति है, सपोज कीजिए वो यहाँ पर मौजूद है। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जो ग्रीनविच मीन टाइम भी है, प्रधान मध्याह्न रेखा भी है। अब इस रेखा को, जो देशांतर रेखा है, जिसे 0 डिग्री देशांतर भी कहते हैं, यहाँ बस सिर्फ आप ये देखें, मैं सभी के बारे में विस्तार से बताऊंगा। बस ये देखना है कि भारत जहाँ अवस्थित है, चूँकि हम पृथ्वी को अगर 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करें, बांटे, तो बीच का सेक्शन विषुवत रेखा इक्वेटर हुआ, भूमध्य रेखा जिसे हम कहते हैं। तो भूमध्य रेखा के उत्तर में जो सेक्शन, जो पार्ट है पृथ्वी का, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध कहलाते हैं। विषुवत रेखा से दक्षिण जो हिस्सा है पृथ्वी का, वो सदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हमारा भारत विषुवत रेखा के नॉर्थ साइड में है, उत्तर में है। तो यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध का एरिया हुआ। अब हमें ये देखना है कि ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, लॉन्गिट्यूड लाइन है, जो देशांतर रेखाओं की जहाँ से शुरुआत होती है, अब इस रेखा से ईस्टर्न साइड में, ईस्टवर्ड, अब इस रेखा से जो इस तरफ के जो हिस्से हैं वो ईस्ट हैं, और उस तरफ के जो हिस्से हैं वो वेस्ट हैं। तो ईस्टर्न साइड में हमारा भारत है, तो इधर से उत्तर, और इस देशांतर रेखा से 0 डिग्री से पूर्व भाग में। इसलिए भारत पृथ्वी पर कहाँ है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ये ध्यान रखिए। इसके पश्चात उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत कहाँ पर है? अब उत्तर पूर्वी गोलार्ध जब हम पहुँच गए, तो वहाँ पर एक महादेश है जिसका नाम एशिया महादेश है। अब पृथ्वी पर 7 महादेश हैं, 7 कॉन्टिनेंट हैं, ये तो मालूम है आपको, जिसमें से 6 कॉन्टिनेंट पर मानव अधिवास है, और एक कॉन्टिनेंट, एक महादेश है अंटार्कटिका, जो अनुसंधान कार्यों के लिए है। वहाँ किसी मानव बस्ती का अधिवास स्थल किसी मानव का नहीं है। तो जो 6 महादेश हैं, उनमें सबसे बड़ा एशिया है, जैसा कि मालूम है। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये 6, ऑस्ट्रेलिया को ओशियाना भी कहा जाता है। ये 6 महादेश हैं। उन 6 में सबसे बड़ा हमारा एशिया महादेश है, और एशिया में भारत मौजूद है। अब एशिया के भी भौगोलिक पार्ट है। एशिया को 6 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। ध्यान से सुनिएगा, एशिया को 6 सेक्शन में डिवाइड किया गया। नॉर्दर्न एशिया, जिसको उत्तरी एशिया कहते हैं, जिसमें साइबेरिया का इलाका, वो साइबेरिया जो रूस का पार्ट है, साइबेरिया उत्तरी एशिया के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त पूर्वी एशिया, जिसमें मंगोलिया, चीन, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, ताइवान, जापान जैसे देश आते हैं। फिर साउथ ईस्ट एशिया, मैं सबके बारे में बता रहा हूँ, उसके बाद क्रम से लिखूंगा। साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, इसमें आसियान संगठन के बारे में सुना होगा, तो उसमें 10 राष्ट्र, जो म्यांमार से लेकर फिलीपींस तक के जो इलाके हैं वो, और पूर्वी तिमोर यानी साउथ ईस्ट एशिया के 11 नेशंस जो दक्षिण पूर्वी एशिया के पार्ट हैं। फिर सेंट्रल एशिया, आपने सुना होगा, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारे जो मुल्क हैं वो सेंट्रल एशियाई मुल्क हैं। इसके अलावा साउथ एशिया,
दक्षिण एशिया, इसमें भी 7 मुल्क हैं। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी, अगर हम एशिया का डिवीज़न देख लें, पहले आप डिवीज़न देख लीजिए। एशिया का जो डिवीज़न है उत्तर एशिया, इन सभी के बारे में हम लोग जब विश्व ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे तो विस्तार से देखेंगे एशिया के संबंध में भी। बट अभी हमें ये दिखाना है कि भारत एशिया में कहाँ पर है। तो एशिया का जो 6 विभाग है उसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। उत्तर एशिया, पूर्वी एशिया, तीसरा दक्षिण पूर्वी एशिया, चौथा दक्षिण एशिया, पांचवा मध्य एशिया और छठा दक्षिण पश्चिम एशिया, साउथ वेस्ट एशिया। इसे पश्चिम एशिया भी लोग आम बोलचाल में कहते हैं या पश्चिम एशिया। सामान्यतः इसका जो सटीक है वो दक्षिण पश्चिम एशिया। ये 6 पार्ट हैं एशिया के। उत्तर एशिया, पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया, मध्य एशिया और दक्षिण पश्चिम एशिया। अब इनमें से भारत यहाँ पर है। दक्षिण एशियाई देश भारत है। दक्षिण एशिया में भी जो 7 देश हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया इंडियन सब कॉन्टिनेंट का है, भारतीय उपमहाद्वीप का है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में भारत सबसे मुख्य पार्ट अदा करता है क्योंकि वो मध्य में है और भारत के इर्द गिर्द ही अन्य 4 राष्ट्र जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान जो मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण करते हैं। तो अगर हम ये क्रम आगे बढ़ाएं तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध भारत यहाँ पर है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत कहाँ है? एशिया महादेश में है, एशिया सब कॉन्टिनेंट में है। एशिया में भारत कहाँ पर है? तो वो दक्षिणी एशिया में है। ठीक है। अब दक्षिण एशिया में भारत कहाँ है? तो वो कहाँ है? भारतीय उपमहाद्वीप का एक अंग है। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत ही सबसे मुख्य जो भूमि है, सबसे मुख्य लैंड है, सबसे मध्य वाला भाग है वो है हमारा भारत। और भारत जहाँ पर मौजूद है, भारत के दक्षिण हिस्से में हिंद महासागर का फैलाव है। हिंद महासागर का सिरमौर है हमारा देश भारत। आप ये जान लें कि अब पृथ्वी पर भारत कहाँ अवस्थित है। अब ये लोकेशन हो गया, इंडिया है कहाँ पर। अब हम लोग सेकंड पार्ट में देख रहे हैं इंडिया का क्षेत्रफल क्या है और क्षेत्रफल के आधार पर हम लोग ये देखेंगे कि एशिया में भारत का क्या स्थान है और वर्ल्ड लेवल पर भारत का क्या स्थान है। ये कंपैरिजन जरूरी है और इसे ध्यान से हम लोग देखते हैं। चलिए अवस्थिति, अब हम लोग क्षेत्रफल की बात करें थोड़ा। क्षेत्रफल ये जानना हमारे लिए बड़ा दिलचस्प होगा कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन इस भूक्षेत्र में दुनिया की 17.7% आबादी निवास करती है। ये एक ऐसी विडंबना है जिसे हम सभी को इसके बारे में सोचना है। इसके कारण हमारे संसाधनों पर जो दबाव है वो आप देख ही रहे हो। यहाँ पर हमें ये देखना है कि भारत का जो क्षेत्रफल है, चलिए अवस्थिति अब हो गया। अब दूसरा जो सेक्शन है वो है क्षेत्रफल यानी एरिया। अब इसमें देखिए भारत का जो क्षेत्रफल है, अब भारत का जो क्षेत्रफल है तो थोड़ा सा मैं एक ड्रॉ कर दूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। एक छोटे से फिगर में आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। भारत का ये जो एरिया है, मैं समझाने के लिए छोटा सा ड्रॉ किया हूँ। तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ यही भारत नहीं है, ये जो चौहद्दी है, भारत यहाँ भी है जो लक्षद्वीप है और भारत यहाँ भी है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर ये आइलैंड है जो बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में है। ये बंगाल की खाड़ी में, ये अरब सागर में, अरेबियन सी में, ये 2 सेक्शन ये भी भारत के ही पार्ट हैं। तो अब हमें देखना है इन संपूर्ण का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। आप ये ध्यान रखें। तो ये क्या हुआ? भारत का एरिया यानी क्षेत्रफल। अब भारत का ये जो क्षेत्रफल है, ये प्रश्न उठता है कि भारत अपने आकार और प्रकार में जो इसका एरिया है एशिया में क्या स्थान रखता है। देशों की बात की जाए, जी हाँ, देशों की बात की जाए तो एशिया में
चीन सबसे बड़ा भू क्षेत्र वाला देश है और चीन के बाद अगर कोई कंट्री जिसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है तो वो हमारा भारत है। ध्यान से सुनिएगा, देश की मैं बात कर रहा हूँ तो चीन सबसे बड़ा देश है हमारे एशिया में, एशिया महादेश के अंतर्गत, और उसके बाद भारत का स्थान है। ये सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है एशिया में। बट हमें अब ये ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भू क्षेत्र के दृष्टिकोण से एशिया का सबसे बड़ा भूभाग कौन है और भू क्षेत्र के दृष्टिकोण से भारत का एशिया में क्या स्थान है, तब आपका ये उत्तर क्या होगा? तब ये जो प्रश्न है इसका उत्तर सेकंड पोजीशन से नहीं होगा जो आप सोच रहे हैं। शायद देश के मामले में चीन के बाद सेकंड पोजीशन इंडिया का है, भारत का है, लेकिन एशियाई क्षेत्र में अगर भू क्षेत्र की बात करूं तो ध्यान रखिएगा कि सबसे बड़ा भू क्षेत्र जो है वो साइबेरिया का है, और साइबेरिया रूस का पार्ट है। चूँकि रूस एक यूरोपियन कंट्री मानी जाती है, इसलिए हम लोग देश की जब एशिया में बात करते हैं तो उस सेक्शन को इग्नोर करते हैं क्योंकि साइबेरिया रूस का पार्ट है। भू क्षेत्र की बात करूं तो भू क्षेत्र तो निश्चित रूप से एशिया में ही है साइबेरिया का। साइबेरिया का जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, वो 1 करोड़ 30 लाख वर्ग किलोमीटर है। कैन यू इमेजिन? 1 करोड़ 30 लाख वर्ग किलोमीटर ये साइबेरिया का टोटल एरिया है। और उस दृष्टिकोण से देखें, आप यहाँ पर चलते, मैं लिखते चल रहा हूँ। आप पहला स्थान देखिए एशिया में भू क्षेत्र की बात मैं कर रहा हूँ तो वो साइबेरिया का, इसका जो एरिया है वो 1 करोड़ 30 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब दूसरे स्थान पर चीन आते हैं। यहाँ पे चीन का जो भू क्षेत्र है वो साइबेरिया के बाद है। चीन का जो भू क्षेत्र है लगभग 96 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके पश्चात हमारा देश भारत है, जिसकी आप देख चुके हैं यहाँ पर, ये ऑलरेडी लिखा हुआ इसलिए मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। तो आप खुद देखें, जब एशियाई भूभाग में एशियाई भू क्षेत्र की बात होती है तो पहले स्थान पे कौन आ जा रहा है? साइबेरिया, दूसरे स्थान पर चीन और तीसरे स्थान पर हम मौजूद हैं यानी भारत है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, जब देशों की बात आती हो तो भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है एशिया में। भू क्षेत्र की बात आती हो तो भारत तीसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर साइबेरिया, दूसरे स्थान पर चीन और तब भारत। ध्यान रहे, जब भी हम कोई चीज़ अध्ययन करें तो किसी भी पॉइंट का थोड़ा सा आगे पीछे हमें अवश्य देख लेना चाहिए, तभी हमें लगता है कि हमारी तैयारी पूर्ण रूप से सही ढंग से आगे बढ़ रही है। तो अब यहाँ ध्यान रखना, टॉप 3 तो भू क्षेत्र हमने यहाँ पे देख लिया। तो यहाँ पर यही हमें समझना था कि टॉप 3 जो एशिया के ये बड़े भूभाग वाले क्षेत्र हैं। अब अगर देश की बात करूं तो टॉप 5 कंट्री एरिया के मुताबिक, क्षेत्रफल के मुताबिक हमें ध्यान रख लेनी है एशिया में कौन कौन से हैं। तो ध्यान रहे, अगर एशिया की सबसे टॉप एरिया वाली कंट्री तो चीन आएगा नंबर 1। ध्यान से मैं फिर बता रहा हूँ, चीन आएगा नंबर 1 क्योंकि ये रूस का पार्ट है और रूस यूरोपियन कंट्री है, इसलिए एशियाई देशों में रूस को शामिल नहीं किया जाता है। तो इस दृष्टिकोण से चीन प्रथम स्थान पर, भारत दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर कजाकिस्तान है। नाम आपने सुना होगा, कजाकिस्तान एशिया में। ये कजाकिस्तान 1991 में सोवियत संघ से अलग हुआ है और एक स्वतंत्र देश बना है कजाकिस्तान। ये क्षेत्रफल में तीसरे पायदान पर है, चीन भारत के पश्चात ये चौथे स्थान पर सऊदी अरब है। और 5वें स्थान पर ईरान है। टॉप 5 कंट्रीज़ को आप ध्यान में रखें, जो एशिया के जो बड़े देश हैं, ये क्रम है, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं कि भारत का जो भौगोलिक एरिया है, जो भौगोलिक क्षेत्र है, उस दृष्टिकोण से विश्व स्तर पर भारत की क्या स्थिति है। अब वर्ल्ड पे हम लोग कंपैरिजन करें तो विश्व स्तर पर हम लोग देखें तो जैसा कि आप लोग सबको पता होगा कि सबसे बड़ा मुल्क विश्व का वो कौन सा है? वो रूस है। देखिए, रूस 91 से पहले सोवियत संघ था। 91 में सोवियत संघ बिखर गया, 15 मुल्कों में बटा। इसके बावजूद रूस का जो अपना एरिया है आज भी दुनिया में नंबर 1 है। अब ध्यान रखिए, पहला स्थान विश्व में रूस का, दूसरा स्थान कनाडा का, ध्यान से देखते चलिएगा, तीसरा स्थान यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका का, नंबर 4 th
चीन का। देखिए कुछ किताबों में या पुरानी कुछ किताबों में नंबर 3 पर कहीं कहीं आपको चीन लिखा हुआ मिलेगा और नंबर 4 पर यूएसए मिलेगा। बट आप ध्यान रखें यूएसए का जो अपना पार्ट है उसमें अगर अलास्का का पूरा इलाका कंबाइंड जोड़ दिया जाए तो वो जो पूरा एरिया होता है वो चीन से अधिक है। इसलिए यूएसए 3rd पोजीशन, चीन 4th पोजीशन, 5th में ब्राज़ील, 6th ऑस्ट्रेलिया, कॉमा डालते चलें, 7th में हमारा देश, हमारा प्यारा देश भारत है। अब 7th तक तो हम लोग आए, यानी 7वें स्थान पर क्षेत्रफल के मुताबिक भारत है। मैंने फिर कहा भारत के बाद, आप ध्यान रखें, भारत के बाद टॉप 10 नेशंस, क्योंकि भारत 7वें, अगर 5 के अंदर भारत होता तो कहते हैं टॉप 5 काफ़ी है। अब चूंकि 7th पोजीशन पर इंडिया है तो आपका ये दायित्व है कि टॉप 10 जो वर्ल्ड में है उसके बारे में आप अवश्य जानकारी रखें। तो 7वें स्थान पर भारत है। तो भारत के बाद क्षेत्रफल में जो 8वां स्थान है वो देश है अर्जेंटीना। नाम सभी ने सुना होगा, अर्जेंटीना। लियोन मेसी जो यहाँ के फुटबॉलर हैं काफ़ी प्रसिद्ध हैं, पहले मैराडोना के यहाँ के एक प्रसिद्ध फुटबॉलर थे। अब अर्जेंटीना जो 8th पोजीशन पे, 9th पोजीशन पे, वही जो हमने एशिया में भारत के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा बनाया था वो है कजाकिस्तान। दसवां पोजीशन जो है वो आज है अल्जीरिया का। किसका? अल्जीरिया का। ये एक अफ्रीकी देश है, ध्यान रखिएगा। ये अल्जीरिया एक अफ्रीकी देश है, लेकिन 2011 तक ये देश इस पोजीशन में नहीं था। 2011 तक 10वें स्थान पर एक अन्य अफ्रीकी देश सूडान यहाँ पर मौजूद था, जो विश्व का 10वां बड़ा देश था। लेकिन 2011 में सूडान का विभाजन हो गया, 2 राष्ट्रों में वो बट गया, उत्तरी सूडान, दक्षिणी सूडान, जिसके कारण अब उसका स्थान यहाँ से खिसक गया और उसका स्थान अफ्रीका का ही एक अन्य देश अल्जीरिया ने ले लिया है। तो ये टॉप 10 कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड के क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। रूस, कनाडा, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान और अल्जीरिया, ये टॉप 10 कंट्रीज हैं वर्ल्ड के। तो भारत दुनिया का 7वां बड़ा देश है। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि भारत का जो क्षेत्रफल है, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर विश्व की कुल आबादी की 17.7% आबादी निवास करती है, यहाँ पर लोग रहते हैं। अब ध्यान देने योग्य बात है कि जिस प्रकार संसाधनों पर प्रेशर है, दबाव है, वो आप स्वयं महसूस कर रहे होंगे। जितना बड़ा क्षेत्र है उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पर पॉपुलेशन मौजूद है। लाइव स्टॉक्स की बात करो, लाइव स्टॉक जो पशुधन की मैं बात करूँ तो ध्यान रखना, FAO ने जो रिपोर्ट जारी की है, जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो संयुक्त राष्ट्र संघ की ही एक अन्य संस्था है, उसकी जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक कभी हम जब कहते थे कि पशुधन के मामले में विश्व में प्रथम स्थान पर भारत है, किंतु आज पशुधन के मामले में हम पहले स्थान पर नहीं हैं। पहला स्थान अब ब्राज़ील को प्राप्त है। ब्राज़ील में करीब 14.4% पूरे विश्व के जितने पशुधन हैं, लाइव स्टॉक जिसे हम कहते हैं, वो ब्राज़ील में मौजूद है। दूसरा स्थान अब इंडिया का है और यहाँ लगभग 12.88% लाइव स्टॉक यानी पशुधन विश्व का मौजूद है। यानी दुनिया का 12.88 कहता है अप्रॉक्स 13% पशुधन यहाँ मौजूद है। तो इस दृष्टिकोण से दूसरे स्थान पर, तो जनसंख्या में भी हम लोग दूसरे स्थान पर हैं, क्योंकि चीन की जनसंख्या सबसे अधिक है, उसके बाद हम लोग हैं। पशुधन के मामले में भी वर्तमान में हम लोग दूसरे स्थान पर हैं, पहले स्थान पर अब ब्राज़ील है। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है, कुछ ही दिनों में, वो ज़्यादा दिन दूर नहीं है, हम पॉपुलेशन में नंबर 1 हो जाएंगे। किसी क्षेत्र में हो ना हो, इसमें तो हमारा बिल्कुल तय है। अब हम भारत के विस्तार के बारे में चर्चा करते हैं। अब ध्यान देना, अवस्थिति हो गई, क्षेत्रफल आपने समझ लिया, अब आते हैं भारत का विस्तार। ओके,
थोड़ी सी याद जगह देना। अब यहाँ पे ध्यान दो, भारत का ये क्षेत्र यहाँ भी है, जैसा कि आपने बताया यहाँ भी है। भारत का सबसे नॉर्थ, मेनलैंड का सबसे साउथ, मेनलैंड का सबसे ईस्ट और सबसे वेस्ट, ये 4 पॉइंट हैं। लेकिन भारत यहीं तक सीमित नहीं है, भारत का एरिया ये भी है और ये भी है। तो अगर हम ये कहें कि भारत का सबसे दक्षिणी छोर, तो भैया भारत का सबसे दक्षिणी छोर यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये भी तो हमारा ही अंग है। और ये पूरा का पूरा इलाका जो है, अगर ये मैं इसकी कल्पना करूँ तो वो यहाँ तक आएगा। ये विषुवत रेखा से नॉर्थ साइड में ही है, सब के सब पूरा का पूरा इलाका। यहाँ पर हमारा सबसे दक्षिणी बिंदु है, सबसे सदर्न पॉइंट है, जिसका नाम है, सबों को पता हो संभवतः, इंदिरा क्या पॉइंट। ठीक है, इसी का पहले नाम था पिग्मेलियन पॉइंट, अथवा पार्शियन पॉइंट, ध्यान रहे। ये जो स्थिति है हमारा सबसे दक्षिण बिंदु है। अब सबसे उत्तर यहाँ पर ये जो पोजीशन है सबसे नॉर्थ, यहाँ पर हम ध्यान रखिए, ये है इंदिरा कॉल। आप इंदिरा कॉल, यहाँ पर कॉल वर्ड आया है, क्या कॉल का मीनिंग समझ में आ रहा है? कॉल का अर्थ होता है पाश, दर्रा। पर्वतीय सेक्शन में जो आने जाने के मार्ग होते हैं वे दर्रा कहलाते हैं। तो कॉल का मीनिंग ये होता है दर्रा, पर्वतीय इलाकों का जो मार्ग है उसे कॉल कहा जाता है। यहाँ पर इंदिरा कॉल है। अब इसका पोजीशन आप देखिए, क्यों? क्योंकि ये जो सेक्शन वर्तमान में है ना, मैं डॉट डॉट दे रहा हूँ यहाँ पे, ये पाकिस्तान के कब्जे वाला पाक अधिकृत कश्मीर है, POK है वो। और वहीं पर गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में हमारा ये टॉप एरिया है, यहीं पर है, जो इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। और ये सदर्न पॉइंट है जो इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। अभी मैं अक्षांश देशांतर की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान देना। पहले आप पॉइंट समझिए कि सबसे लास्ट, सबसे जो अंतिम बिंदु है भारत का, चारों ओर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, वो कौन सा जगह है। तो ये इंदिरा कॉल, कॉल का मतलब होता है पाश, दर्रा, जो पर्वतीय सेक्शन में आने जाने के मार्ग होते हैं। और यहाँ पर ये काराकोरम रेंज के आसपास ये मौजूद है। इधर हिंदू कुश पर्वतमाला का जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के मध्य अवस्थित है वो पर्वतीय इलाके हैं। हिमालय के उस पार का जो है ट्रांस हिमालयन सेक्शन में ये स्थल मौजूद है जो गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में है। अब चूँकि वो पूरा इलाका हम ये मानते हैं कि हमारा क्षेत्र है, पाकिस्तान ने अनधिकृत रूप से उस पर कब्जा जमाया हुआ है, अवैध कब्जा है, इसलिए हम दावे के साथ कहते हैं कि ये क्षेत्र भी हमारा है। इसलिए हमारा ही सबसे नॉर्दर्न पॉइंट इंदिरा कॉल है। एक बात आपके जेहन में शायद आती होगी कि इंदिरा पॉइंट साउथ और इंदिरा कॉल नॉर्थ। ये इंदिरा वर्ड जो आया है, कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो इंदिरा कॉल नाम है, ये इंदिरा कॉल का नामकरण 1912 में ही हुआ था, 1912 में ही हुआ था। और यहाँ पर इंदिरा का मीनिंग है हिंदी में गॉडेस लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी, उनके नाम पर संभवतः इसका नामकरण किया गया है। संस्कृत में इंदिरा का अर्थ होता है सौंदर्य, ब्यूटी। हो सकता है इस आधार पे भी इसका नामकरण किया गया होगा। तो ये नामकरण 1912 में ही मिलता है, इंदिरा कॉल जो यहाँ पर शीर्ष बिंदु है। अब हम लोग देखते हैं पूर्वी सेक्शन और पश्चिमी सेक्शन। पूर्वी सेक्शन पर कीबिथु और यहाँ पर गौर माता या गौर मोता या गुहार मोती। गौर मोता या गुहार मोती, ध्यान रखिएगा, ये सबसे पूर्वी पॉइंट है कीबिथु अरुणाचल प्रदेश में। ये ईस्टर्न पॉइंट और ये वेस्टर्न पॉइंट पश्चिमी क्षेत्र। ये जो कीबिथु है आंजो डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पर स्थित है, जो भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट है। और ये जो है ये कच्छ का इलाका है, जो गुजरात का नॉर्दर्न पार्ट, ये कच्छ का इलाका है। और सर क्रीक के इलाके में गुहार मोती जगह है। सर क्रीक ये क्या है मैं आगे चलकर बताऊंगा जब बाउंड्री की बात होगी।
अंतर्राष्ट्रीय सीमा के, तो सरक्रीक का क्या मुद्दा है इस पर चर्चा होगी। अभी आप ध्यान रखें कि ये जो कच्छ के इलाके में सरक्रीक के पास जो कच्छ का रन का इलाका है वहाँ पर ये गुहार मोती है, कच्छ जिला में है और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है, पॉइंट है। और सबसे पूर्वी किबिथु अरुणाचल प्रदेश में अंजो डिस्ट्रिक्ट में है। उत्तर हमने देखा, पूरब देखा, पश्चिम देखा, अब दक्षिण की तरफ जो मेन लैंड है उस पर हम लोग फोकस करें। तो भारत का जो मुख्य भूमि है, ध्यान रखें, भारत की जो मुख्य भूमि है वो यहाँ पर एंड हो रहा है। तो यहीं पर, ये भी आपको शायद पता हो, यहीं पर कन्याकुमारी है जो भारत का सबसे दक्षिणतम शहर है और ये तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। इसी को ये पहला नाम, दूसरा कुमारी अंतरीप भी कहा जाता है। अंतरीप का क्या अर्थ होता है मैं अभी बताने वाला हूँ, आप ध्यान रखिए, पहले नाम देख लीजिए। कन्याकुमारी, कुमारी अंतरीप, इसी को, चूंकि यहाँ पर जो हमारी भूमि है वो समाप्त होती है तो इसी का नाम लैंड्स एंड भी है, जहाँ भूमि समाप्त होती है। और सबसे कॉमन केप कॉमोरिन, यहां मैं लिख रहा हूं। ये चार नाम, भारत का जो मुख्य भूमि है उसका सदर्न पॉइंट है कन्याकुमारी, आम बोलचाल में सभी लोग कहते हैं। इसके अलावा कुमारी अंतरीप, लैंड्स एंड क्योंकि यहां पर भूमि समाप्त हो जा रही है, केप कॉमोरिन इसी का नाम है। अब अंतरीप और यहाँ केप, दो वर्ड, एक हिंदी का अंतरीप, इंग्लिश का केप। अंतरिप का मतलब क्या होता है? भूमि का वह खंड या टुकड़ा या भूमि का वह हिस्सा जो कुछ दूरी तक समुद्र के अंदर निकला हुआ हो, तो वैसा जो टुकड़ा या भूमि का भाग अंतरिप कहलाता है। अंतरिप का ही इंग्लिश है केप, CAP। आपने सुना होगा केप ऑफ गुड होप, जो अफ्रीका के बिल्कुल सदर्न में, साउथ अफ्रीका के सदर्न में, वहीं पर एक प्रसिद्ध सर केप टाउन भी है। तो यहाँ पर केप कॉमोरिन कन्याकुमारी का जो दक्षिणी वर्ती इलाका है उसको कहा जाता है। यहाँ पर भी लैंड का थोड़ा सा एरिया जो है वो समुद्र के अंदर प्रवेश किया है, लंबाई के में वो अंदर गया हुआ है, इसलिए वो अंतरिप का आकार है। तो नामकरण हुआ केप कॉमोरिन, कुमारी अंतरिप, ये सदर्न पॉइंट है। अब ये ध्यान देना, भारत का सबसे उत्तरी सेक्शन, सबसे दक्षिणी सेक्शन, सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी, संपूर्ण भारत का सबसे दक्षिणी इंदिरा पॉइंट। अब कौन कहाँ अवस्थित है देखा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे अंतिम, सबसे दक्षिण द्वीप है। कौन सा द्वीप? बोलिए बोलिए, याद आ रहा? ये सबसे अंतिम पॉइंट जो यहाँ पर है वो ग्रेट निकोबार है। ग्रेट निकोबार भारत का सबसे दक्षिणतम आइलैंड है और यहीं पर इंदिरा पॉइंट अवस्थित है। ग्रेट निकोबार से नॉर्थ हम चाहते हैं तो ये द्वीपों की श्रृंखला है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जानी जाती है। अब हम लोग आते हैं अक्षांश और देशांतरीय विस्तार। ये तो पॉइंट हमने समझ में आया, तो अब इसी को ध्यान दें कि इंदिरा पॉइंट कितने अक्षांश से आरंभ होता है। अब यहाँ पर मैं इसे हटाता हूँ, अब सिर्फ अक्षांश और देशांतर का उल्लेख होगा। ध्यान दीजिए, भारत का जो भौगोलिक विस्तार है, एक्सटेंस जो भारत का है, जो हम लोग अब भूगोल की भाषा में बात करें तो भारत का जो अपना लैंड है, सबसे साउथवर्ड लैंड है, ये 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से आरंभ होता है। ठीक है, ये जो पॉइंट है, जो कौन सा पॉइंट है, ये इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट जो है, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से भारत का दक्षिण हिस्सा आरंभ होता है। और उत्तर की ओर यहाँ पर जब हम लोग आते हैं इंदिरा कॉल के पास, तो यहाँ पर है 37 डिग्री 6 मिनट, ये भी उत्तरी अक्षांश है। यानी आप इसे यहाँ पर देखें तो ज़्यादा अच्छी तरह आप इसे समझ पाएंगे। भारत का सबसे उत्तरी 37 डिग्री 6 मिनट, ये कौन सा जगह हो गया? इंदिरा कॉल। सबसे दक्षिणी सेक्शन आप यहाँ देख लें, इंदिरा पॉइंट।
इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है? 6 डिग्री 4 मिनट। अब पूर्व पश्चिम की मैं बात कर लूँ, ठीक है। अभी पूरा भारत का मैं देख रहा हूँ। फिर सबसे जो पश्चिमी क्षेत्र में जो हमारा देशांतर है वो यहाँ पर है, जो गुहार मोती था यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, यहाँ पर गौर मोहता और यहाँ पर किबिथु, ठीक है। ये नॉर्थ, ये साउथ, तो ये जो नॉर्थ है वो यहाँ है और ये जो साउथ है वो यहाँ है, ठीक है। अब मेन लैंड की मैं बात करूँ, मेन लैंड यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो ये जो स्टार्ट हो रहा है ये 8 डिग्री 4 मिनट पर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर जो है केप कैमोरिन जो है। तो अगर यहाँ पर अगर बात की जाए तो मेन लैंड के एरिया में ये आ जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट केप कोमोरिन। ध्यान दीजिए, परीक्षा में अगर प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है या भारत का दक्षिणतम अक्षांश क्या है, तो ये है 6 डिग्री 4 मिनट। कहाँ है? ग्रेट निकोबार द्वीप में इंदिरा पॉइंट है। और उसका जो उत्तरी विस्तार है अक्षांशीय रेखा का या अक्षांशीय सेंटर का, जो भारत जिसके बीच में है, वो 37 डिग्री 6 मिनट है, वो इंदिरा कॉल है, तो वहाँ इंदिरा कॉल है। भारत के मुख्य भूमि का अगर आपसे पूछा जाए अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। और फिर मैं रिपीट करता हूँ, भारत का अक्षांशीय विस्तार तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। 2 वर्ड पे ध्यान रखना, मुख्य भूमि और भारत, ठीक है ना। अब देशांतरीय विस्तार, यहाँ पर कौन सा जगह है? गौर मोहता या गुहार मोती, यहाँ पर किबिथु, यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट ये स्टार्ट होता है और ये अंत होता है 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये हमारा देशांतरीय विस्तार है। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो कि भारत कहाँ पर अवस्थित है। भारत विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। और कहाँ स्थित है? भारत इस देशांतर रेखा के पूर्वी भाग में स्थित है, इसलिए भारत की अवस्थिति क्या हो गई? उत्तर पूर्वी। समझ में आई बात? चूंकि पूरा का पूरा भारत इस देशांतर रेखा से पूर्व दिशा में है, इसलिए ये भी पूर्वी देशांतर है और ये भी पूर्वी देशांतर है। पूरा का पूरा भारत विषुवत रेखा के उत्तर में है, तो ये भी उत्तरी अक्षांश है और ये भी उत्तरी अक्षांश है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, यहाँ तक तो सारी बातें क्लियर होगी। अब थोड़ा सा जिन लोगों को थोड़ी उलझन हो रही है कि ये अक्षांश क्या है और देशांतर क्या है, तो इन दोनों के संबंध में विस्तार से एक जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट होंगे तो उसमें बताऊंगा। लेकिन यहाँ भी आपको बताना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखेंगे अब ये उत्तरी अक्षांश ये लिखना थोड़ा अटपटा लगता है। तो अब अक्षांश की जगह पे फाई लिखी जाती है और देशांतर की जगह पे लैम्डा। ये फाई क्या है और लैम्डा क्या है, बिल्कुल नए शब्द हैं शायद आपके लिए, तो इसके बारे में विस्तार से मैं बताऊंगा बस नेक्स्ट वीडियो में। अब आज का ये जो, चूँकि वो बताने में थोड़ा सा समय अधिक लगा, मैंने पहले ही वादा किया था कि मेरे वीडियोस जो होंगे, मेरे सेशन अधिक लंबे नहीं होंगे, इसलिए मैं आपसे वादा करता हूँ जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं फाई और लैम्डा के बारे में बताऊंगा। ये अक्षांश और देशांतर रेखाओं का विस्तार से बताऊंगा, और फिर फाई क्या है, लैम्डा क्या है, माइनस फाई क्या है और माइनस लैम्डा क्या है, ये भारत की अवस्थिति के संदर्भ में भी होगा। ठीक है, मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस आपके लिए बेहद उपयोगी हो रहे हैं तो आप इसे निश्चित रूप से वॉच करें, पूरी गंभीरता के साथ समझने का प्रयास करें। अगर कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आती हो, समझने में दिक्कत आती हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। मैं सदा आपके लिए उपस्थित रहूँगा आपके आंसर को लेकर। कोई भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में करें, पढ़ाई से संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित। और मैं आशा करता हूं कि आप इसे भी अच्छी तरह समझेंगे, जानेंगे, और हमारी नेक्स्ट वीडियो निश्चित रूप से आप देखें जिसमें मैं लैम्डा और फाई के बारे में विस्तार से बताने वाला हूं, जिसमें अक्षांश और देशांतर के संबंध में बातें होंगी।
ठीक है, ओके, थैंक यू।